नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आज देख रहे हैं आप मेरे साथ तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत भारी भरकम पैनल है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मेजर रजा साहब को। अब मैं उनको अब अपना परिवार ही कहता हूँ, तो जो कैमरे के पीछे है वो कैमरे के आगे भी होना चाहिए। एंड एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू टॉक टू मेजर साहब। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरेटर दैट आई हैव मेट इन पाकिस्तान। मेजर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, खुशामदीद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। सर दुआएं, लेकिन ऐसा भारी तारुफ ना कराया करें। मुझे डर लगता है जब रिश्तेदार इस तरह की बातें करें तो फिर आप या पधार चुके होते हैं या पधारने के करीब होते हैं। यू नीड टू चेंज रिश्तेदार मेजर साहब। अच्छा जी, और हमारे साथ हैं रोहित शर्मा जी। इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। काफी प्रखर पत्रकार हैं और आप भारत इंडिया मेट्रो रोहित शर्मा जी के नाम से हैं। दूसरी तरफ है हमारी छोटी सी नहीं, आरिशा जी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, थिंकर हैं एंड वेरी प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग हैं। सो आरिशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैम, खुशामदीद, थैंक यू सो मच। सो और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज मैं अगर यूट्यूब के चैनल पे जाना चाहता हूँ तो उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट हमारी बहन बहा जी का है। बहुत अच्छी मनुष्य है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छा सब करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा मेजर साहब से। तो मेजर साहब, मैंने आज ना आपका प्रोग्राम देखा रबा जी के साथ। मैं जब ड्राइव कर रहा था तो 20 मिनट का मुझे जो विंडो मिलता है उसमें मैं देख रहा था। तो आपने फैग इंट ऑफ द प्रोग्राम में ये कहा कि आपने हम लोगों से बात करने के बाद एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो मैं आपसे एक रियल जेन्युइन, आप हैं, आप पावर में भी हैं, आप सब काफी अच्छी सोच रखते हैं, काफी अच्छी समझ रखते हैं। आप हाईलाइट कीजिए इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को और आप क्या समझते हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए। वेरी गुड। एक तो बहुत ही शुक्रिया। कमाल ये है कि मेरे चेहरे के साथ ही ना ये बतख भी बनी हुई थी और उसके कान में मुझे तो ये लग रहा था कि शायद डॉलर का साइन है। और फिर उसके बाद ऐसे भागम भाग अपने प्रोग्राम में बुलाया है और बिल्कुल मैं जैसा पहले कह रहा था सगे रिश्तेदारों की तरह ऐसा धांसू सवाल आपने क्या कहूं, पंजाबी में कहते हैं ठोका है कि मेरे तो तोते बिल्लियां मतलब कौवे सारे ही उड़ गए। लेकिन देखिए ये मेरी मैं अभी तक इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल मेरी आहिस्ता आहिस्ता ये ओपिनियन बनती जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्राइमरीली जहां पे हम एक इख्तलाफ रखते हैं, जहां पे हम एक दूसरे के साथ वो करते हैं, मतलब वो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि मेरी बात ही दुरुस्त है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक बुनियादी तौर पे हम जो है वो मजहब पे जाके रुकते हैं कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, उनका धर्म और है, आपका मजहब और है, उनकी तरीके और हैं, आपके तरीके और हैं। और इसमें हम जो है मेरा ख्याल है कि जहाँ पे ज्यादती है वो ये है कि दूसरे को अपने से कमतर समझना। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम में कोई ऐसी सहूलत हासिल है कि बाकी सबको आप कमतर समझें या अपने से नीचा समझें, और मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुइज्म में भी ऐसी कोई सहूलत हासिल होगी कि किसी दूसरे को आप नीचा समझें। तो सच्ची बात है कि मैं ये समझता हूं कि घूम फिर के मतलब हम इधर उधर घूमते रहते हैं। ये कश्मीर का मसला, वो सरकरी का मसला, वो सियाचिन का मसला, वो जी फलां जगह पे ज्यादती। लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे जितनी भी गलियां आप घुमा लें तो आखिर में जाके मतलब अगर रखें तो बिल्कुल सही है, मतलब कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो वहां पे जाके सारी चीजें फंस जाती हैं। और वहां पे मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अगर मतलब बात करूं कि जी अ, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा साहब से मैं बात कर रहा था कि देखें अब मुझे नहीं मालूम कि ये यूट्यूब की पॉलिसी वायलेशन ना हो जाए कि गोरे को गोरा कहना। तो लेकिन आप ये देखें कि जो गोरा है उसने यहाँ पे हुक्मरानी भी की और उस टाइम पे लूटा। यहाँ के जो माल दौलत था उसने कोई तफरीक नहीं की कि वो पाकिस्तान से लूट रहा है या हिंदुस्तान से लूट रहा है या बांग्लादेश से लूट रहा है।
और यहाँ पे लाखों लोगों का कहत का शिकार किया, जो भी किया सब कुछ, और उसके बाद जाते-जाते ऐसा प्रॉब्लम छोड़ गए कि अभी तक पीछे लोग लड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखें कि अफ्रीका में इस टाइम पे जो सूडान में हो रहा है, वो भी लड़े जा रहे हैं, और तीसरी तरफ ये देखें कि मिडिल ईस्ट में भी लड़े जा रहे हैं। तो आज मेरे दिल में ये नया ख्याल भी पैदा आया था कि या तो ये मज़हब है, तो या फिर ये गोरा है कि भई वो कोई ऐसी तरकीब लड़ा के गया है कि हम उस ताले को खोल ही नहीं पा रहे। तो एनीवेज़ आपका सवाल बहुत बड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम तस्लीम कर लें कि हाँ भई, आपका मज़हब, जिस तरह वो मैं डॉक्टर साहब को अक्सर सुनाता हूँ कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि जी आपके लिए आपका मज़हब, मेरे लिए मेरा मज़हब। तो मेरे हिसाब से मामलात बहुत आसान हो जाएँगे। क्यों? कि और दूसरा कि जी एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दें, बजाए इसके कि दूसरे को नीचा समझें। मेरे हिसाब से सभी जो है वो मेरे से तो बहुत बेहतर है, लायक-ए-एहतराम है, और मेरे हिसाब से अगर होम डाउन करें ना, तो डॉक्टर साहब कहाँ जाके होम डाउन करेंगे? आप दूसरे को इज़्ज़त के काबिल नहीं समझते, आप दूसरे के दीन को नहीं मानते, आप क्या, तो मेरे ख़्याल में कि अगर हम लॉकडाउन करें, तो यही 3-4 चीज़ें निकलेंगी। अगर इनको सुलझाना चाहें तो बहुत आसान है, और ना सुलझाना चाहें तो भई फिर तो आप जब तक चाहें इनके ऊपर जो है ना वो लड़ते रहें। इस पे कोई मतलब आप जब तक चाहें इस पे लड़ सकते हैं। थैंक यू मेजर साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क्स आ गया, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। अब हम भारत से रोहित शर्मा जी की ओर चलते हैं। रोहित दादा, आपने मेजर साहब की बात सुनी और मेजर साहब ने आइडेंटिफाई किया दो पॉसिबल, बिल्कुल हम सब ही मनुष्य हैं, गलतियां हो सकती हैं, उनके और समझ में दो पॉसिबल बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और या इरिटेंट्स कह लें, वो है पॉसिबली, प्रोबेबली मजहब, या प्रोबेबली जो अंग्रेज ने जो इस रीजन में किया वो है। जी, आप कैसे देखते हैं? डू यू एग्री विद हिम और यू हैव योर ओन पॉइंट्स? या आई एग्री विद हिम, इसमें कोई शक नहीं। पहला रिकॉर्डेड दंगा हिंदू और मुस्लिम के बीच में, दैट इज समवेयर इन 1800s। उससे पहले हमें दंगे नहीं दिखते। जो दंगे हो रहे थे या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टकरार हुई एक लंबे अरसे तक, वो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी स्टेटेड पॉलिसी थी, ऑफिशियली स्टेटेड भले ही ना, लेकिन स्टेटेड पॉलिसी थी। उन्होंने सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया, और बहुत आसान था ये लड़ाई कराना। अगर आप देखें तो 1857 के रिवोल्ट में ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स खत्म हो गए। कुछ हिंदू रूलर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, वो बचे, वो आज भी, वो रजवाड़े आज भी बैठे हैं। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन 1947 में तो आजादी मिल गई ना। उसके बाद हमारे पास एक से एक काबिल जिसे बोलते पॉलिटिशियंस थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे। इन्होंने पॉलिसी चेंज करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये हमारे जो पॉलिटिशियंस थे दे वर करप्ट, और वो करप्शन में आइदर पर्सनल ग्लोरी, पर्सनल डिग्निटी के लिए वो लड़ रहे थे, या अपनी कुर्सी बचाने के लिए। पाकिस्तान में तो बिल्कुल क्लियर था कि हम अगर इस्लाम के लिए करेंगे, अगर हम ये दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, तो हमें वोट्स मिल जाएंगे। वोट्स मिल जाएंगे तो हम कुर्सी पे बैठ रहेंगे। पाकिस्तान में इट वाज डैम क्लियर। इंडिया इससे बचा हुआ था बहुत सालों तक, लेकिन इवेंचुअली इंडिया भी उसमें डूबा। रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट पड़ने लगी इंडिया में। ठीक है, अब जहां तक बात ये कि अब तो हमें 80 साल हो रहे हैं, तो अब तो ये चीज छोड़नी चाहिए। क्या इंडिया छोड़ रहा है इसको? नहीं, हम और बढ़ते जा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग ऑन दैट रोड जो हमें ब्रिटिशर्स दे के गए थे। ठीक है, हम दो अलग अलग कंट्री, हम दोनों को अलग अलग तरीके से रहना है, हमारी मर्जी है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है जिससे कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने लोगों पे, पाकिस्तान तो बना ही था ना मुसलमानों के लिए एक कंट्री, अब बन गए मुसलमानों के लिए हो, सेफ कंट्री हो। उसके बाद आज क्या दिन आता है कि आज मुसलमानों के खिलाफ ही हो गए।
मुसलमानों के खिलाफ होगा मतलब बलूचिस्तान, शिया टमाटर, शिया सुन्नी, अहमदी। तो ये, और इंडिया में क्या हो रहा है भाई, हम तो सेक्युलर कंट्री थे, हमारे साथ जिंदगी में एक नया गेम चला, और वही इसकी फाउंडेशन 1947 में पड़ गई। अगर उसी समय यूनिवर्सल सिविल कोड लग गया होता, यूनिवर्सल सिविल कोड, आप जिस स्टेट में बैठे हैं डॉक्टर साहब, वहां पर यूनिवर्सल है, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप जिस स्टेट में बैठे हैं वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, वहां मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकता, रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में मुसलमान 4 शादी आराम से करेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय हटा दिया होता तो बोन ऑफ कंटेंशन खत्म, 370 उसी समय नहीं होती तो ये बोन ऑफ कंटेंशन खत्म होती जाती। अपीसमेंट यहां भी होती चली गई, जिसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्रिकॉशन देख रहे हैं। थर्ड टर्म फॉर मोदी, क्यों आया थर्ड टर्म फॉर मोदी? मोदी एट फर्स्ट इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर के बने, एक चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते, देवर 28 चीफ मिनिस्टर्स इन द कंट्री, तो एक मोदी ही के प्राइम मिनिस्टर बने भैया। उसका एक रीजन, एक लैंग्वेज शुरू हुई इंडिया में कि हम मुसलमान हैं, हम किंग मेकर हैं, ये जनरल पब्लिक से आया, और वो हिंदू चुपचाप सुनता रहा, और वो कन्वर्ट कहां हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये बात पता थी, उस समय चीफ मिनिस्टर मोदी को भी ये बात पता थी कि जितना मुसलमान मेरे खिलाफ बोलेगा या हिंदू के खिलाफ बोलेगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू वोट्स, एंड ही एक्चुअली यूज्ड इट। ये बात गुजरात के 12 साल के शासन में, और अब हम देख रहे हैं 12 साल यहां भी होने वाले, 11 हो चुके हैं, ठीक है, यहां भी होने वाले। मोदी इस समय अभी बिहार इलेक्शन है, और बिहार इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, ओपिनियन पोल्स हम देख रहे हैं, हालांकि ओपिनियन पोल्स फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, मैं मानता हूं, दैट्स बीजेपी या एनडीए इज गेटिंग एन एज, और बीजेपी एनडीए गेटिंग एन एज, एक लंबी 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी सामने खड़ी है, देखने वाली बात है। तब भी बीजेपी एक एज ले रही है, क्यों? प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये चीजें, टेररिज्म वाज अनदर फैक्टर, एक बिग फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर था। एक टेरर अटैक होता था, इमीडिएटली पूरे कंट्री में माहौल हो जाता था कि यार मुसलमान मारते, और उसको इस्लामिक टेररिज्म पाकिस्तान ने बनाया, और उसको इस्लामिक टेररिज्म कुछ अपने अंदर के लोगों ने बनाया। अगर अपने अंदर के लोग इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हो जाते ना, तो वो कहानी बन ही नहीं पाती। अपने अंदर के लोग कौन थे भाई साहब? कुछ कांग्रेस के लीडर थे। पहले तो बोला जाता था कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, कांग्रेस के लोग बाहर आए, हिंदू टेरर है। वो हिंदू टेरर था नहीं था पता नहीं, लेकिन जैसे ही आपने हिंदू टेरर बोला, ये इस्लामिक टेरर बन गया, और तब मैटर बहुत सीरियस हो गया। बहुत सारी चीजें रही इंडिया में, बहुत सारी चीजें इस पर भी चली कि हज के लिए सब्सिडी दी जा रही है, हिंदू धर्म के लोगों के लिए कोई सब्सिडी नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें कल्मिनेट होती चली गई। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि हम एक सेक्युलर कंट्री है तो हमारा कोई रिलीजन नहीं है, आप अपने रिलीजन को अपने घर में फॉलो करो, गवर्नमेंट क्यों उसमें घुसेगी? ये कभी नहीं हुआ। सेक्युलर हम हैं, नो डाउट। सेक्युलर तब है कि एक बच्चा मुस्लिम लड़का भी एग्जाम पास कर रहा है, हिंदू भी पास कर रहा है, तो दोनों को एडमिशन मिल रहा है, या दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं। लेकिन दादा एक दूसरा आगे भी और लोगों का भी ले लें, तो देन आई विल कम बैक टू यू। आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं कहता हूं अपीजमेंट चली, और दोनों तरफ चली, दोनों कंट्रीज में चली। अपीजमेंट पाकिस्तान में भी चली, लेकिन पाकिस्तान में ये रिलीजन से बाहर निकल के रीजनलिज्म पे आ गई, रेसिज्म पे आ गई, बहुत सारी चीजों पे आ गई, जिसने पाकिस्तान को फैक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब तो एक नया सराइकी और गेम खेलता दिखते हैं हमें, सराइकी एरिया से लोग निकल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान बेसिकली 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसको कम से कम नहीं तो 10 स्टेट्स में होना चाहिए। उससे होगा क्या कि रीजनलिज्म खत्म होगी, सराइकी अपनी एक आइडेंटिटी लेके घूमेंगे, पंजाबी अपनी लेके घूमेंगे। पंजाब को आप दोस्त
तो बाकियों को स्कोप मिलेगा, तो वो कोई होने नहीं देगा पंजाब में। तो प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम पंजाब में भी है, इंडिया में, दोनों साइड है। लेकिन इंडिया में एक चीज रही, क्योंकि हम सेक्युलर थे और सबको बराबर राइट्स थे, तो इसलिए हम उतने खराब पोजीशन में नहीं है जितने खराब पोजीशन में पाकिस्तान है। मतलब मैं खराब बोलूं तो सही नहीं रहेगा, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप प्रियंका कुमार की लिंचिंग देख रहे हैं सिर्फ एक र्यूमर पे, या और दूसरों की लिंचिंग देख रहे हैं, अब तो मुसलमानों की भी हो रही है। तो रिलीजन को एक लेवल तक रखा जाए, ऐसे कानून ना बने जो कि किसी और पे प्रोसिक्यूशन कर पाए, और टीएलपी या दूसरे जो चीजें थी उनको जो, या बोलिए तो आप 80s से जो इस्लामिक फोर्सेस को सपोर्ट मिला, पहले तो जियाउल हक साहब ने किया, उसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स करती रही। तो जियाउल हक ने पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा किया उससे ज्यादा बुरा किया। आर्मी में जो लोग 5 बार नमाज पढ़ते थे, फाइनल फाइनल, आर्मी में जो 5 बार नमाज पढ़ते थे उनको प्रमोशंस दी गई, आर्मी भी इस्लामिसाइज हो गई। अब कोई आर्मी इस्लामिसाइज हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? यहां प्रॉब्लम आई, इंडिया की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। थैंक यू रोहित दादा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट आरिशा जी की तरफ। जी जी आरिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आपने सुना ओपनिंग रिमार्क्स रोहित दादा के, आपने सुना ओपनिंग रिमार्क्स मेजर साहब का, तो आपकी क्या आइडेंटिफिकेशन है समस्या की, क्या देखती हैं आप? देखिए, ये जो मुस्लिम्स और हिंदू का जो झगड़ा है, ये ठीक है, आप कहते हो कि ब्रिटिश ने एक चीज की कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ब्रिटिश से ज्यादा बड़े जो कॉलोनाइजर थे वो आपके अरब थे, जो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आके इस्लाम फैलाया, लोगों को मुसलमान किया, मतलब जो हमारी जो धरती का जो रिलीजन था बेसिकली सनातन, उसको ही डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि लोगों को ही मुसलमान बना दिया, और वहीं से ही एक झगड़ा की बुनियाद रख दी गई थी, जो बाद में जाके बढ़ गई जब आए ब्रिटिश। और दूसरी बात ये कि एक चीज आप ये देखें कि दोनों आइडियोलॉजीज में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहाँ पे सनातन जो है वो बहुत ही अमन पसंद या एक तरह से एक थोड़ा सेकुलर आइडियोलॉजी है, तो वहीं जो सबसे इब्राहिमिक रिलीजन के जो एक एक्सट्रीम जो एक फॉर्म नजर आती है वो इस्लाम नजर आता है। तो उसको अगर देखा जाए तो ये चीज वहीं शुरू हो गई, फिर दोनों की टीचिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। इस्लाम में एक वाजे है कि भाई सबसे सुपीरियर है आपका रिलीजन, आपका गॉड, ठीक है, बाकी और स्पेशली हेट सिखाया जाता है फॉर पॉलीथियस्ट, फॉर आइडल वर्शिपर्स, और उनको वर्स्ट क्रिएचर कह के पुकारा गया है कुरान पाक में। तो ये चीजें वहीं पे बुनियाद बन जाती है। ठीक है, हम दूसरों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि ब्रिटिश ने किया, ये सब किया, लेकिन एक बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा कि जब पार्टीशन भी हो गया, ठीक है, मुसलमानों का एक अलग कंट्री बन गया, एक तो पूरी तरह से हुआ नहीं पार्टीशन के, यानी कि सारे मुसलमान गए नहीं पाकिस्तान और सारे हिंदू भी नहीं आए हिंदुस्तान में, इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन अभी भी आप देखो कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनका भी एक अलग ही रवैया है, मतलब वो चाहते हैं कि अभी भी भारत का डिवीजन ही हो, हम अलग हो जाए किसी तरह से, या वो बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं, मतलब उनकी जो लॉयल्टी होती है वो कम ही नजर आता है कि वो भारत के साथ होती है, ज्यादा उनको बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, फलस्तीन की उनको ज्यादा पड़ी होती है, नजर आता है कि जी पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, ये सब है। तो ये एक बड़ी अजीब सी, और फिर अगर आप हिंदूज जो पाकिस्तान में रह गए, अब आप उनका बिहेवियर देखो तो वो माइनॉरिटी की तरह बिहेव करते, वो आपके सरों पे नहीं आके नाचते जैसे मुसलमान करते, सॉरी टू से। और ये बात सच है, आपने भी कश्मीर का देखा होगा कि वहां पे नेशनल एम्बुलेम लगा हुआ था, जब वो एक श्राइन था उसकी इनॉग्रेशन हुई तो उस पे भी पथराव किया, उसको तोड़ा मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने, जिनको ये समझा जाता है कि भाई ये तो माइनॉरिटी है और ये बेचारे बड़े वहां पे इनको ऑप्रेस किया गया है, और इन्होंने इस पे यह एहतजाज किया कि भाई ये तो आइडल है, हालांकि वो क्या है, वो नेशनल एम्बुलेम है, वो आपको पासपोर्ट पे भी नजर आएगा, करेंसी पे भी, इंडियन करेंसी पे भी नजर आएगा। लेकिन अगर उसके बरक्स आप जो हिंदू माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, उसका अगर आप बिहेवियर चेक करो तो वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई इस तरह का प्रोटेस्ट निकाला
निकाला हो, कोई इस किस्म का सरतन से जुदा किस्म के स्लोगन निकाले हों, लेकिन ये होता है, हिंदुस्तान में होता है। एक आपको याद होगा नूपुर शर्मा का वाकया हुआ, ब्लास्फेमी के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हालाँकि उन्होंने खुद ही हदीस कोट की थी जो हदीस किताबों में है, ठीक है? वो उन्होंने कोट की तो उसपे इल्ज़ाम लग गया कि जी ये तो उन्होंने ब्लास्फेमी की है। फिर वो लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने खुद कुछ ब्लास्फेमी नहीं की, जिन्होंने कोई क्रिटिसिज़्म नहीं किया, सिर्फ़ जिसे सपोर्ट किया उनकी गर्दन काट दी। जैसे कि वो कन्हैया लाल जो एक टेलर था। तो एक बात है कि लोगों में बड़ा डिफ़रेंस है और दोनों आइडियोलॉजीज़ हकीकतन भी बहुत एक-दूसरे से डिफरेंट हैं और मेरे ख़्याल से जो लोग हैं उनको अपने बिहेवियर को भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, ख़ुसूसन मैं तो कहूँगी मुसलमानों को। क्योंकि इस तरह का और फिर ज़ाहिर-सी बात है उस चीज़ का लोग एडवांटेज तो लेते ही लेते हैं। जैसे कांग्रेस आपको नज़र आएगी कि भई वो मुसलमानों की अपीसमेंट कर रही है, ठीक है? फिर वो ज़ाहिर-सी बात है जब उनकी अपीसमेंट होती है और जब हिंदूज़ ये चीज़ फ़ील करते हैं कि उनके साथ अनफेयरनेस हो रही है, जैसे कि अगर आप किसी देवी-देवता के बारे में कोई कमेंट कर दो, कोई मज़ाक उड़ा दो और उसपे अगर कोई आपके ऊपर केस फाइल करता है और वहाँ पे अगर कोई बंदा जाता है कोर्ट में और वो जाके कहता है कि भई ये तो मैंने खुद इनकी बुक में देखा, इनकी अपनी वेद में या भगवत गीता में ये लिखा था, तो उसको माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, ये सही बात है। लेकिन वही रवैया आप वहाँ नहीं अपनाते। जब नूपुर शर्मा वाला केस हुआ, तो उसपे किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो हदीस कोट की वो तो रियल में हदीस है, वो तो बल्कि एक नहीं ऐसी 2 हदीसें सही बुखारी में। लेकिन नहीं, वहाँ पे उल्टा सारा जो इल्ज़ाम था वो नूपुर शर्मा पे आ गया। उन्हीं को ही कसूरवार ठहरा दिया कि इनकी वजह से ही दंगे हो रहे हैं मुसलमान और हिंदू के। तो ये जब अनफेयरनेस देखते हैं ना हिंदूज़ भी इंडिया में, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर-सी बात है वो भी राइट विंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर वो भी मोदी सरकार ही चाहते हैं क्योंकि उनको ये फ़ील होता है कि हमारे साथ जो है वो कांग्रेस भी नहीं हमारे लिए खड़ी है। मुस्लिम्स जो हैं वो भी अपना उनका अलग ही कुछ चीज़ें चलती हैं, जैसे लव जिहाद कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज करने की, जिहाद की कोशिश, फिर अपना वो एक हर जगह। और ये सॉरी टू से सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप बाहर जाके वेस्ट में भी देख लो तो मुसलमानों का एक रवैया रहता है कि हमें टेक ओवर करना, हमें जिहाद करना, हमें अपनी आइडियोलॉजी, अपने रिलीजन को हर जगह फैलाना है, स्प्रेड करना है। तो ये जब इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं तो फिर उसका रिएक्शन होता है। फिर उसके मुकाबले में जो दूसरा राइट विंग है वो एक्टिव हो जाता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है कि अभी पाकिस्तानी कहते हैं कि भई ये राइट विंग बीजेपी बहुत ज़्यादा पावर में आती है हिंदुस्तान में और अब पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या होगा। उनको लगता है कि कुछ उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होगा या एक्सट्रीमिज़्म बढ़ जाएगा या हिंदुत्व आइडियोलॉजी ज़्यादा फैल रही है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, आप वेस्ट में जाके देख लो, वहाँ भी ऐसे ही है। वहाँ पे भी जो राइट विंग है, जो कंजर्वेटिव जो पार्टीज़ हैं, जो सारा कुछ है, वो दोबारा से मतलब क्रिश्चियनिटी को वो लोग अब रिवाइव करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जी ये तो इस्लाम आके टेक ओवर करना चाहता है। तो ये जो तरीके थे, ये बहुत शुरू से ही पहले ये डिवीजन बन गया था। वरना ये कोई ठीक है डिवाइड एंड रूल हुआ, लेकिन उन्होंने भी तो देखा ना कि पोटेंशियल थी कि भई एक कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी मुसलमान। और ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आप देख लो, अभी भी हिंदुस्तान में आप देख लो तो मुसलमान रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो चीज़ें हैं, उस लिहाज से मुसलमान वहाँ ज़्यादा खुश हैं। उनको आज अगर बॉर्डर खोल दिए जाए, कहा जाए आप पाकिस्तान जाओ, मेजॉरिटी मुझे नहीं लगता जो हिंदुस्तान में बैठे हुए मुसलमान हैं, वो जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हालत देख लो माइनॉरिटी की, ना सिर्फ हिंदू की, क्रिश्चियंस की आप देख लो, अहमदी लोग, जिन्होंने खुद बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान को बनाने में, वो भी आज वो भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। तो ये एक समझना पड़ेगा कि एक ऑलरेडी एक ऐसी आइडियोलॉजी को जन्म दिया गया था जब ये अरबिक लोग जब अरब से आए, ये कॉलोनाइज़र, इन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी डाल दी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जिनका कोर बिलीफ ही यही है कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं, हमने अपना रिलिजन फैलाना है। तो अब आप उसको उसको कैसे करोगे? मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आप होली बुक्स और भी देख लो, लेकिन आपको कहीं ये नज़र नहीं आएगा कि भई ये वर्स क्रिएचर है आइडल वर्शिपर या इनको ये सज़ा होगी या आपने जिहाद करना है। तो ये आइडियोलॉजी का अंदर ये अपना इनका कोर बिलीफ है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर लो। आप एक पाकिस्तान में मैं तो कहूँगी जैसे वो बता रहे ज़ियाउल हक आए और ये सारी चीज़ कुछ जानबूझ के भी एक्सट्रीमिज़्म फैलाया गया। ज़्यादा उसको इस्लामाइज़ेशन लाई गई, वहाबिज़्म आया, बिल्कुल वो हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एक बिलीफ ही ऐसा है। मतलब आप देखा करें जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आज आप ठीक है, आप पाकिस्तान को चेंज करो, आप चीज़ों को रिफ़ॉर्म करो, आप उसको थोड़ा सेक्युलर बनाने की कोशिश करो, लेकिन
इटसेल्फ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो बिलीफ ऐसा है कि वो उसको कभी भी आप दोबारा से चेंज करके एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा सकते हो। जैसे आजकल लोग टर्की को कहते हैं कि एक टाइम पे ये बहुत सेकुलर देश बन गया था, लोग भी बड़े सेकुलर हो गए थे और बड़ा पीसफुल हो गया और पता ही नहीं चलता था जी यूरोपियन कल्चर और बिल्कुल वही सारा कुछ आ गया जैसे पहले था, लेकिन अब कह रहे कि उसकी भी इस्लामाइजेशन हो रही है। तो समवेयर एक आइडियोलॉजी ऐसी है जो आपको चाहती है कि एक डिवीजन, आप देखा करो ना, और क्यों नहीं कोई ऐसा, क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज है लेकिन वहां भी सेकुलर कवानीन है। इस्लामिक कंट्रीज आपको नहीं मिलेंगी उतनी तादाद में जहां पे सेकुलरिज्म हो या फिर सेकुलर कवानीन हो, क्योंकि मुसलमान चाहते ही नहीं है, वो उनका बिलीफ ही नहीं है कि डेमोक्रेसी हो, सेकुलरिज्म, उनको खिलाफत चाहिए होती है। इसीलिए वेस्ट में बैठ के भी खिलाफत की रेलीज में करने की जी हमें शरिया, हमें खिलाफत चाहिए। तो अब हम उसका हम क्या कर सकते? तो मेरे ख्याल से तो ये बात है सारी। थैंक यू आरिशा जी आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। अब हम चलते हैं हमारी सबसे यंगेस्ट पैनलिस्ट रिबा जी की तरफ। रिबा जी, आप क्या देखती हैं? आप एक यंग यूथ हैं, आप फ्यूचर हैं भारत का, पाकिस्तान का, बल्कि मानवता का, इंसानियत का। आप जैसे यूथ कैसे देखते हैं? आपका मैंने सुना कुछ दिन पहले आपने शकील सर के वीडियो में बोला कि आप भारत की भी बेटी हैं, पाकिस्तान की भी बेटी हैं। तो क्या ऐसा करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा पाकिस्तान में, या आप क्या आइडेंटिफाई करती हैं प्रॉब्लम को दोनों देशों के बीच? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँगी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि चलिए अब कंट्री बन गया है, हमें आगे की सोचनी चाहिए। किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हर सोसाइटी में फ्लॉज़ होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सोसाइटी है, चाहे वो हिंदुस्तान की सोसाइटी है, यहाँ पे भी फ्लॉ हैं, वहाँ पे भी फ्लॉ हैं, इंटरनल मैटर्स दोनों तरफ ख़राब हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि रिलिजन को गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। सॉरी सर, सॉरी। तो गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन अगर हम हिंदुइज़्म में भी बात करें तो उधर भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद हैं जो कि लोगों को गलत गाइड भी करते हैं। और अगर आप इस्लाम के हवाले से बात करते हैं तो इस्लाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब गलत आपको गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ मुसलमान और इंडियन या हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये सिर्फ़ हर तरह की सोसाइटी में इस तरह के लोग होते मौजूद हैं। अगर हम क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें, पॉज़िटिव चीज़ों को आगे लेकर आएँ, टेक्नोलॉजी पे काम करें, पॉज़िटिव ट्रैक के आगे काम करें, तो हम ज़्यादा चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो सर मैं तो यही कहूँगी बस। यकीनन मेरा आंसर बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे किसी रिलिजन को क्रिटिसाइज़ करने नहीं बैठी हूँ और पॉज़िटिव काम करने के लिए बैठी हूँ और बस मेरा यही मकसद। जी। वापस चलते हैं मेजर साहब की तरफ। मेजर साहब, आप इतने दिन सुना, आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे रखने के लिए, और मैं सभी पैनल से कहूंगा कि किसी के ऊपर पर्सनल अटैक ना करें। हर किसी का ओपिनियन है, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। सो मेजर साहब, आपकी क्या, आपने इतने सुने इतने ओपिनियंस को, यू काउंटर इट, समराइज इट और पुट न्यू पॉइंट फॉरवर्ड, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, पहले तो मैं जाती तौर पे अपने आप से ही इम्प्रेस हुआ हूं कि रोहित शर्मा साहब ने अगर क्वालिफाई कर दिया है कि रजा साहब ठीक बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। वो इसलिए कि रोहित शर्मा साहब जो हैं वो बड़े ज़हीन आदमी हैं और मतलब मैं उनकी ओपिनियन को सुनता हूं, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी बात है कि अगर उन्होंने इसको क्वालिफाई किया। लेकिन देखिए, मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं, वो ये है कि मतलब देखिए, इवन मुगल एम्परर्स में भी अकबर एक ऐसा बादशाह था कि जिसकी कोर्ट में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जरतिश भी थे, सारे थे। इसी तरीके से इराक का शहर है बगदाद, उसका जो पहला नाम था वो था मदीनतुस्सलाम, मतलब सिटी ऑफ पीस। और उसमें उसने उस जमाने में एक खलीफा था जिसका नाम था अल मंसूर। तो उसने उस टाइम पे एक ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू की थी कि जिसकी वजह से इब्नुल हैसम जैसे बड़े-बड़े स्कॉलर्स इस्लाम में पैदा हुए जिन्होंने लाइट को डिफाइन किया। उसने पहली दफा बताया कि आंख में असल में अक्स उल्टा नजर आता है। तो एक चीज मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो ये कि देखें, जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान बहुत अरसे तक जो है
यहाँ पे कोई महरूमी नहीं थी, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं थी। बड़ा खुला-डुला माहौल था, लड़कियां पढ़ रही थी, एयर होस्टेसेस इतनी स्टाइलिश थी कि जैकलिन केनेडी जैसी खातून जो है वो ये और मशहूर तरीन अमेरिकी प्रेसिडेंट की वाइफ जो है, उसने कहा कि मैंने न्यूयॉर्क से लंदन जाना है, तो वो पीआईए की फ्लाइट लेके जाती थी, इसलिए कि शी सेड कि शी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द ड्रेसिंग ऑफ पीआईए, कि जो लड़कियां हैं उनके हेयर स्टाइल्स हैं। फिर आप पाकिस्तान की 50s में 60s में, तो क्वेश्चन ये है कि क्या 50s 60s में पाकिस्तान में मुसलमान नहीं थे या 70s में मुसलमान नहीं थे। तो बहरहाल एक मैं तवज्जो दिलाऊंगा, वो ये कि प्लीज ये भी समझिए कि मेरी समझ के मुताबिक जो पावर पावर्टी इंडेक्स है, कि जो गुर्बत है, जैसे जैसे गुर्बत ज्यादा होती है, महरूमी ज्यादा होती है, मुआशी इस्तेसाल होता है, लोगों के पास मौके कम होते हैं, तो मेरी समझ के मुताबिक वैसे वैसे मजहबी शिद्दत पसंदी, राइट विंग जिसको कहते हैं, कि वो बढ़ता चला जाता है। तो अभी ये अरीशा कह रही थी, अगरचे उन्होंने चंगी मुरम्मत की है इस्लाम की, मैं उससे एग्री तो नहीं करता, बसद अदब, मतलब मेरी अपनी एक ओपिनियन है। लेकिन देखिए ना, वहां पे अभी वो इस वजह से नहीं क्रिश्चियनिटी और राइट विंग के जी निकालो बाहर फेंको, तो ये इस्लाम के रिएक्शन में वो नहीं हो रहा। वो इसलिए हो रहा है कि ये जो यूक्रेन जैसी जंगें हैं, उनके जो ओलिगार्क्स जिनको कहते हैं, कि सम पीपल आर सो रिच कि 5 और 6 पीपल ओन मोर देन ऑल ऑफ अमेरिका या मोर देन ऑल ऑफ यूरोप, तो दे आर सो रिच। तो वहां पे जिस तरह ये चाइनीज कहते हैं ना कि जी उनकी डेमोक्रेसी में जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो अबव द डेमोक्रेसी चला गया है। अभी वो ट्रंप को भी चलाता है, वो यूरोपियन यूनियन को भी चलाता है, वो सबको चलाता है, और मतलब दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। और यूक्रेन का वॉर इसलिए नहीं खत्म कर रहे क्यों कि अब उस गुर्बत को, लोगों की महरूमी को वो रोक नहीं सकते, सोशल चीजें हटा रहे हैं, तो उसमें फिर वो उनको जंग की तरफ, मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ और उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो एनीवेज, मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि जो सोशल महरूमी होती है, वहां पे भी आप ये देखें कि वहां पे भी रिलीजन, वहां पे, और रिलीजन देखें, रिलीजन में भी हॉस्टाइल थॉट्स। आप प्लीज ये समझिए कि ऐसे उलमा मौजूद हैं कि जो ये कहते हैं कि जी उम्मत का मतलब है तमाम, चाहे उसमें हिंदू हैं, चाहे उसमें मुसलमान हैं, चाहे उसमें जो क्रिश्चियन हैं, चाहे उसमें जो भी हैं, वो सब उम्मत में आते हैं। उन्होंने कहा ये बाद में इजाफा हुआ कि आपने इसको उम्मत मुस्लिमा कर दिया, कि जिसमें आपने सिर्फ उसको मुसलमान पे जाकर फोकस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे उलमा भी हैं कि जो कहते हैं कि नहीं जी, सिर्फ हम और इसके अलावा बाकी सब जो है ना एक्सक्लूडेड। तो एनीवेज, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तशरीहात होती हैं, बहुत सारे लोगों का वक्त। तो अब एक तो मेरे ज़हन में ये आता है कि क्या मैं करेक्ट वर्जन ऑफ इस्लाम पेश करूं, क्या मैं जानने की कोशिश करूं कि करेक्ट वर्जन ऑफ हिंदुइज्म क्या है। लेकिन ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों कि उसको ढूंढते ढूंढते मुसलमान खुद नहीं ढूंढ पा रहा कि भाई सही करेक्ट वर्जन क्या है, तो फिर हिंदू वो कहेगा मैं नहीं ढूंढ पा रहा, तो फिर हम कहाँ जाके मिलेंगे। लेकिन मेरी मेरी समझ के मुताबिक दुनिया को भी देखें ना जी, एक दूसरे को ना देखें ना, दुनिया को भी देखें, मतलब चाइनीज को देखें, यूरोपियंस को देखें, मतलब अमेरिकन को देखें, अफ्रीकन को देखें, पूरी दुनिया को देखें ना, और फिर यूनिवर्स को भी देखें, और फिर उसमें फैसला करें कि ये सीढ़ी नंबर 1 पे ही हमने फंसे रहना है, कि जी हमने यही पैसे करते रहना है। यही उन्होंने कहा ना कि जी बड़ा जबरदस्त पैनल है, बड़े दुनिया के लायक लोग जो है ना यहाँ पे जमा है, मतलब यहाँ पे बैठ के बजाय कि हम बात करें, देखें वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को मैं सुन रहा था कि वो अमेरिकन को ये कह रहा था, 60 मिनट का इंटरव्यू था, और वो उसको ये कह रहा था कि देखो तुम अमेरिका के हो, तुम्हारी तारीख सिर्फ 300-400 साल पुरानी है, यू आर वेरी लकी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आप एक ऐसी इक्वेशन में आ गए, आप वहां पे थे, आपकी इंडस्ट्री सलामत रहेगी, एंड यू बिकेम द वर्ल्ड पावर। तो उन्होंने कहा कि जी चाइनीज, इंडियंस, हमारी हिस्ट्री, इजिप्शियंस, हमारी हिस्ट्री जो है वो 7,000 ईयर्स पुरानी है। तो वहां पे लोग बर्बाद हुए, कहत आए, बिल्कुल मतलब पूरा मुल्क तितर बितर हो गया, फिर वो जुड़ गए, फिर दोबारा से अभी वो वापस आ गए। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो पहला जो मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि किसी तरीके से ये एजुकेट किया जाए कि भाई ये मुश्तरका इनहेरिटेंस है, ये सिंगुलर, मैं क्यों रोहित शर्मा साहब को सारे के सारे हिंदुस्तान की मीरास जो है वो दे दूं।
मैं कैसे उसका क्लेम छोड़ दूं भाई? मैं क्यों ना उसको ऑन करूं? तो मे बी जब मैं उसको ऑन करूंगा तो उसको ऑननेस के साथ फिर मुझे वो नजर आनी चाहिए, शुरू हो जाएंगी चीजें कि जो मुझे मे बी अभी या तो नजर नहीं आ रही या मध्यम नजर आ रही है। और दूसरी तरफ कि जो हिंदू हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ मेजर रजा है कि जिसकी बातचीत मुझे समझ आती है कि बगैर किसी दिक्कत के, या आप कह लें कि 90% समझ आ जाती है। और अगर हम लगातार बोलना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल में क्या 100%, और फिर ट्रू टू द सोल समझ आती है। आप जहेज की बात करें मुझे समझ आती है, आप बात करें कि जी वो मेहंदी है मुझे समझ आती है, आप बात करें कि जी वो कल जो है ना फुफुआ आई थी मुझे समझ आती। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमें बुआ के, दादी के, नानी के, मतलब हमें सारी चीजें एक दूसरे की समझ आती हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हजारों सैकड़ों साल एक साथ रहने वाले लोग आज, मुझे तो फिर वो गुलिवर ट्रेवल्स का वो बड़ा बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मेरा एक बड़ा अच्छा टीचर था, वो ब्रिटिश था लेकिन अच्छे वाला ब्रिटिश था, कि वो जो है ना अच्छी चीजें पढ़ाता। तो उसमें उन वो गुलिवर, मतलब जिन लोगों ने नहीं सुनी हुई, मुख्तसर कि वो जब ट्रेवल करता है तो वो बोनों की दुनिया में पहुंच जाता है, मतलब स्मॉल पीपल, सब उससे साइज में छोटे होते हैं, फिंगर जितने होते हैं, वो उसको बांध लेते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो जब उनके साथ बहस करता है वो कहते हैं यार तू तो बहुत बड़ा आदमी है, हमारे साथ मिल जा, हमने ये दूसरे कबीले को तबाह करना है। तो वो कहता है मसला क्या है, तुम लोगों की लड़ाई किस किस बात पे? तो वो कहते हैं कि जी लड़ाई इस बात पे है कि ये जो अंडा है ना, इसकी एक साइड गोल है और एक साइड चोंच की तरह है। तो ये बड़े बेवकूफ लोग हैं, ये चोंच से अंडा तोड़ते हैं और ये बिल्कुल गलत है, इसका बड़ा मतलब भगवान नाराज होता है, कायनात का तबाह हो जाती है, इसलिए इनको जन्म। तो उसने कहा तुम लोग अंडा किधर से तोड़ते हो? तो उसने कहा कि जी हम तो वो जो गोल वाली साइड है उधर से तोड़ते हैं। ये गुलिवर्स ट्रैवल की कहानी है और मेरे ख्याल में हम उधर ही फंसे हुए हैं। भाई देखें, इस्लाम में सीधा सा है कि लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, कि आपके लिए आपका दिन, मेरे लिए मेरा दिन, बस बात खत्म हो। उसके बाद अब आप ढूंढ ढूंढ के वो आयतें निकालें कि जिसमें अटैक, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल में कि हिंदुइज्म में भी आपको शांति, दूसरे की रिस्पेक्ट, दूसरे की इज्जत, दूसरे की कदर, वो सब कुछ मिले। तो मेरा ख्याल में कि हमें मान लेना चाहिए कि जी मेरा रिलीजन आपसे डिफरेंट है, आपको मान लेना चाहिए, मुझे मान लेना चाहिए कि जी आपका रिलीजन मुझसे डिफरेंट है, बस दैट्स इट। और उसके बाद कॉमन ग्राउंड तलाश करें कि यार हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, क्यों उस पर बात नहीं होती? क्यों उसके ऊपर जो है ना वो नहीं बताया जाता? ऐसे दरिया, ये सिंध, ये चनाब, ये रावी, मतलब ये सारे जो है, ये गंगा, मतलब क्या ये दुनिया में दुनिया के मशहूर तरीन दरिया हैं, क्यों? तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक, और कुछ नहीं तो बगल में चाइना को ही देख लें कि जी पढ़ने पे, गुर्बत दूर करने पे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने पे। और मेरे ख्याल में ये, अब यहाँ पे शायद आप कहें कि जी मेजर साहब ने डंडी मारी है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जो बड़ा है उस पर बड़ी जिम्मेदारी है, और जो भले साइज में, भले आबादी में, भले रकबे में, भले पैसे में, भले जिसमें मर्जी है कहें कि जो उससे छोटा है उस पे उससे कम, और जो उससे छोटा है उस पे उससे कम। तो मेरे ख्याल में कि जी ये बातचीत होती रहनी चाहिए, और जब ये बातचीत होती रहेगी तो चूंकि जबान समझ आती है तो मेरे ख्याल में रास्ते निकल आएंगे। मेरी तो ये ओपिनियन। थैंक यू मेजर साहब। सॉरी, मेरा पॉइंट ये था कि गुर्बत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि जी वहां पे जो राइट विंग है वो ज्यादा बढ़ता है। तो नुकता मैं ये बुनियादी तौर पर दे रहा जी, रोहित दादा की तरफ चलते हैं। रोहित दादा, आपके कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। बिल्कुल सही। मेरे साहब ने ये बात, वो गुलिवर ट्रेवल्स वाली बात जो है बहुत सही बताई कि एक चीज कि भाई एक आदमी, अच्छा ये बात शिया सुन्नी पे भी आती है। एक 5 मिनट पहले नमाज पढ़ रहा है, एक 5 मिनट बाद पढ़ रहा है, उसमें भी कॉन्फ्रंटेशन है। अरे पढ़ तो दोनों नमाज ही रहे। अच्छा, अटल जी ने बोला कि हमारे एरिया में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने पूजा का तरीका चेंज किया है, अपने आप को चेंज नहीं किया। ये सारी चीजें जो चल रही थी वो चल इसीलिए रही थी कि हमारा बिलीफ अलग, इनका अलग। पंगा तब आया जब हमें आजादी मिल गई।
और आजादी मिलने के बाद ये हुआ कि हमारा तरीका बेस्ट है या हमारा बेस्ट है, उसमें लड़ाई हुई। और जब तक ये डेमोक्रेसीज हम एक्चुअल क्यों क्यों इसको बोला जाता है कि नहीं इस्लाम बेस्ट है या हिंदुइज्म बेस्ट है, क्यों? ताकि कोई आदमी सड़क ना मांगे, कोई आदमी पानी ना मांगे, कोई बिजली ना मांगे, इसलिए क्योंकि आप डाइवर्ट करके रखिए ओरिजिनल चीज। कोई आदमी ये ना पूछे कि 5 साल में तुमने कितनी सड़कें बनाई भाई। आप सड़क बनाओगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना, बहुत सारों को मिलेगी। एक सड़क बनती है ना तो उसका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस उधर कोई आदमी रोड़ी लेके आता है, कोई कोल्टान लेके आता है, कोई उसको रोड रोलर लेके आता है, कम से कम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उससे। लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, सारा पैसा खाया जाता है। इसीलिए हम लोग सबके सब अलग हैं, हमारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, ये कहानी है। और ये कहानी पता नहीं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने इंडियन से सीखी या इंडियन पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तानी से सीखी, लेकिन है बहुत बढ़िया। दोनों फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी म्यूट हैं आप। सॉरी, अब हम चलते हैं आरिशा जी की तरफ। आरिशा जी, आपने आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बताएं। जी, देखिए मैं इस हवाले से ये कहूँगी जैसे मेजर साहब ने कहा कि भई तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। फिर बात ये ना कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो फिर औरंगज़ेब को और ये जितने भी इन्वेडर्स आए थे इनको फिर अपना हीरो क्यों मानते हैं? इस पे आज भी वहाँ जंग चलती है कि औरंगज़ेब के खिलाफ अगर कोई बात कर देता है हिंदू, तो एक बात है, हकीकत पसंद बात है कि कुछ इन्वेडर्स आए जिन्होंने आके यहाँ पे लूट-मार की और यहाँ के लोगों को मारा, कत्लो-गारत की, ठीक है? कुछ लोग उनको इन्वेडर्स के तौर पे देख रहे हैं जैसे वो हैं, कुछ उनको अपना हीरो मानते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तानी तो मानते ही हैं, उन्होंने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं ना, गौरी अब्दाली और ये सारा कुछ। लेकिन जो इंडियन मुसलमान हैं, वो भी यही समझते हैं कि भई औरंगज़ेब तो हमारा हीरो था। तो ये अभी तक जब इस बात पे झगड़ा चल रहा है, तो वो इसका हम क्या कर सकते हैं? मतलब अगर आप रह रहे हो भारत में और आप गए भी नहीं पाकिस्तान, आप अलग भी नहीं हुए, तो लोगों को अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है। और एक बात ये कि जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% इस्लाम ही बुरा है या 100% मैं किसी धर्म को ही कसूरवार कह दूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है कि जो दीन इस्लाम है, उसमें रिफ़ॉर्म की गुंजाइश नहीं है। लोग उसको रिफ़ॉर्म नहीं करते। मतलब उसमें तब्दीली नहीं लेकर आते। सनातन धर्म में आ गई तब्दीली टाइम के साथ, कास्टिज़्म को लेकर आ गई, बाकी चीज़ों को लेकर आ गई। उसमें भी पैट्रियार्कल रिचुअल्स थे, उनको लेके आ गई। लेकिन मुसलमान उस चीज़ से नहीं हटते। और अगर तो ये है हकीकतन कॉन्सेप्ट कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, तो फिर जिहाद किस बात का? फिर ये जो मदारिस में जिहाद सिखाया जा रहा है या जो पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप बन चुके हैं इस्लाम के नाम पे और उनको कोई लगाम भी नहीं डाल रहा, उनको ख़त्म भी नहीं कर रहा, उनको एलिमिनेट भी नहीं कर रहा, तो वो फिर किस नाम पर है? और ये जो अभी तालिबान भी आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जी हम शरिया ले आएँ, फिर ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? तो ये सारी बातें हैं, कहीं न कहीं एक आइडियोलॉजी का भी थोड़ा कसूर है। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, लोग जब इन्हीं बातों पे लड़ेंगे और हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा जो इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग अभी इन्हीं बातों पे झगड़ा कर रहे हैं। तो जैसे रोहित शर्मा जी ने कहा कि जब इन्हीं बातों पे मसले बने रहेंगे, झगड़े बने रहेंगे, तो फिर मेन चीज़ों पे कोई फ़ोकस नहीं करेगा। यही काम पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में भी जो भी आता है, भले वो इमरान खान हो, वो मज़हब के नाम पे वोट लेना चाहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि असल मसले किसी को हल ही नहीं करने। इसीलिए वहाँ पे इस किस्म की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, टीएलपी वगैरह, वो भी दनदनाती फिर रही थी। अभी जाके उनको थोड़ा लगाम डाली है, वो भी क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी पे जाके वो हमला करने वाली थी। वरना वहाँ कोई पूछता नहीं है। वहाँ पे अभी भी आपने देखा होगा जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने उनका स्टाइपेंड इंक्रीज़ कर दिया। ये जितने भी मौलाने हैं, मौलवी हैं, जो मस्जिदों में होंगे, यही काम वो बच्चियों के लिए कर सकती थी, कि जो वहाँ बच्चियाँ हैं, उनकी एजुकेशन पे उनके लिए स्कॉलरशिप्स रख लेती। या जो हमारे यहाँ जो उस्ताद होते हैं, मतलब पाकिस्तान में उनको बहुत कम उनको पे किया जाता है, उनके लिए कुछ कर लेती। लेकिन ये वो पहले ही मौलवी, मौलाने जो पहले ही अज़ाब बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए, उनको आप एनकरेजमेंट कर रहे हो। ख़ैर ये सारी चीज़ें इन पे वर्क करने की ज़रूरत है और मेरे ख़्याल से लोगों को इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में भी लोगों को ये जो एक्सट्रीमिज़्म है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और इस्लाम में भी उसको भी रिफ़ॉर्म होने की चीज़ों को बहुत ज़रूरत है। जी।
अच्छा, एंड पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कई बातों पे अरीशा से एग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि अरीशा ने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप हैं, टीएलपी वगैरह, जिससे पाकिस्तान जो है बढ़ावा देती है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता, अभी हमने रिसेंट देखा कि बैन कर दिया गया टीएलपी को पाकिस्तान में। तो इससे बड़ी एग्ज़ाम्पल और क्या हो सकती है अरीशा? नहीं, बैन तो अब किया ना, जब ये वो बिल्कुल इसराइल के खिलाफ उस पे निकल आए, जब लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा था, उस पे उस तरह का कोई एक्शन नहीं। मैं तो कहती हूँ जब पहली बार इन्होंने ऐसा किया था ना, जैसे प्रियंका कुमारा का हुआ, उसी टाइम एक एक्शन लेके इनको बंद करना चाहिए था। लेकिन अब अच्छा, अभी भी जब लिया है एक्शन तो इतना ड्रास्टिक ले लिया कि गोलियां ही चला दी उन पे। अब उसका असर ये निकला कि कुछ लोगों को उनसे सिंपैथी हो गई कि ये तो बेचारे इनको तो मार ही दिया जान से। बजाय उसके ना कि वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप लेते। मतलब शुरू में ही उनको एक डिक्लेयर करते कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको उसी टाइम पे बंद करते, उनके इजलास पे, उनके जमा होने पे पाबंदी लगती। फिर ये जो मॉब लिंचिंग होती थी, ये जब पहली दफा ही जब मशाल खान का ऐसा वाकया, उसी टाइम ऐसा स्टेप लेने की जरूरत थी और वो बड़ा अच्छा टाइम होता कि उन लोगों की सिंपैथी भी नहीं होनी थी उनके साथ कि हाँ ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा, कारनामे कर रहे हैं। ये टीएलपी में जो गोलियों वाली बात हमेशा से मैं सोशल मीडिया पे आके सुनती जी जी। हूँ, तो मुझे इसके पीछे कोई हकीकत नज़र नहीं आती और हमारी गवर्नमेंट ने भी इससे डिनाई किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा था कि उनको गोली लग गई है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, और जैसा समझा जा रहा है, और यकीनन अगर जो भी यहाँ पे वायलेंस फैलाएगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करेगा, टीएलपी की जमात हो या कोई भी, अगर सिंगल पर्सन मैं भी हूँ, अगर मैं हाँ। अपनी स्टेट के अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट कुछ करूँगी तो मेरे पर कार्रवाई की जाएगी और मुझे उसका जो है एक सज़ा मिलेगी। तो जो भी कर रहा है तो हमारी स्टेट देख रही है, हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलती हैं, तो इस तरह के वायलेंस नहीं होती। और अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया होगा टीएलपी वालों ने तो ज़रूर उनको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन ये किसी यानी कि अभी साबित नहीं हुआ और उनको ये बता दिया गया कि उनको गोलियाँ लग गई हैं, तो ये सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मेरे बगल में टीएलपी का सारा वो है एरिया। ओके। हाँ जी। जी जी आरिशा जी। जी, जी, ख़ैर ये जो सारी बातें हैं और आई डोंट नो अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। ख़ैर इनके अपने फॉलोअर्स ने भी बहुत ज़्यादा इस पे रिएक्शन दिया, ये सारा कुछ किया। तो मेरे ख़्याल से ये एकदम से स्टेप लेना ये भी ठीक है, लेकिन उस टाइम आपने क्यों नहीं लिया जब वो नॉर्मल पब्लिक को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ होता है, मॉब लिंचिंग वो कर रहे थे, इतना मुसीबत, इतना बड़ा मसला था। बहुत सारे लोग, जुनैद हफ़ीज़ जैसे लोग तो अभी भी जेलों में बंद हैं। उनकी डर की वजह से उनकी बेल नहीं हुई, 12-12 साल उनके केसेस किसी ने नहीं सुने। तो ये चीज़ें बहुत पहले करने वाली थी। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर ये अभी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और इसको इसी तरह से करना चाहिए, इन पे बैन लगना चाहिए। जी, जी। तो ये अच्छी बात होगी ना कि बैन लग गया। और जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने रिफ़ॉर्म की बात की, मैं मेजर साहब से एग्री करती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तो इस बात से ज़्यादा रिफ़ॉर्म वाली बात और क्या हो सकती है कि हमारे दीन में दूसरे रिलिजन को लेकर बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी रिलिजन को साइड पर रखकर इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। और कोई भी रिलिजन हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन कोई कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, तो सबसे पहले इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। हमें इंसानियत को आगे लेकर आना चाहिए। ये नहीं कि किसी की भी कम्युनिटी को देखते हुए, जज करते हुए उसके साथ उस तरह का रवैया करें, बल्कि इंसानियत का काम करना चाहिए। तो मतलब मुझे लगता है रिफॉर्म इस चीज से आएगा। हम्म, डॉक्टर साहब आप स्टिल क्यों हो गए हैं? जी, जी। नहीं, हाँ, रिफ़ॉर्म तो आएगा, लेकिन फिर एक वही बात है ना कि अगर तो इस्लाम में इतना हिंदू फ़ोबिया नहीं होता तो फिर पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अभी भी अगर मेरे अंदर तो नहीं है हिंदू फोबिया, मेरे अंदर नहीं है। मेरे साथ मेरे और भी नहीं, बहुत सारे कोलीग्स हैं जो आप में हिंदू नहीं होगा फोबिया, बल्कि लेकिन हम तो मतलब मतलब हमारा बहुत सारी मतलब मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं से इंटरेक्शन होता है डेली बेसिस पे, और बहुत अच्छे मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं इंडिया में जो कि, और लड़कियां भी जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैंने तो कभी उनको गलत नहीं समझा, या और भी मेरे मतलब पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां
जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको, हाँ, कोई ही कहीं न कहीं मैं देखती हूँ कि जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं वो इस तरह एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते हैं, जिहादी माइंडसेट की सोच रखते हैं, लेकिन समहाउ अब बहुत सारा रिफ़ॉर्म आ रहा है, लोग एजुकेशन में आगे आते जा रहे हैं और हमारी तरह के लोग जो हैं वो आगे आकर जो है वो मुझे लगता है इंसानियत को प्रमोट करें, ना कि इस तरह के हमारे दिलों में हिंदूफ़ोबिया है। हाँ, बात तो अगर हम कर रहे हैं हिंदू लोगों से और उनके बगल में वो कहते हैं ना छुरी रखी हुई है, इस तरह का कोई सीन नहीं है, बल्कि हम उनसे पॉज़िटिव ही बात सीख रहे हैं और मतलब अपनी एक मतलब मेजर साहब भी अगर बैठते हैं, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि हमारी सोच, हमारा डीएनए और हमारी जो कल्चर है, शादी-ब्याह और ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, तो फिर दुश्मनी कैसी? तो मैं दूसरे चैनल्स पर भी आके हमेशा ये बात कहती हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, तो वहाँ पर मैं हिंदुस्तान की भी बेटी हूँ। तो इसमें मैं किसी डर के या कोई प्रेशर में आके इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। इससे पता चलता है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। तो यही बात है। तो अगर हम किसी भी एक रिलिजन को गलत कहेंगे तो ये बहुत गलत होगा, चाहे वो इस्लाम ही क्यों ना है। तो हमें किसी को भी गलत कहने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है और हर रिलिजन खूबसूरत है, बस देखने वाली आँख खूबसूरत होनी चाहिए। जी, जी। नहीं मुकम्मल तौर पे गलत नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुसलमानों को आज के हिसाब से अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिश्चियनिटी में भी थी, लेकिन उन्होंने उसको रिफ़ॉर्म किया। उन्होंने आके जब प्रिंटिंग प्रेस ने आके एक तरह से क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज़ किया, तो लोगों ने फिर उसके आगे जाके उसको रिफ़ॉर्म किया। और दूसरी बात ये है कि देखिए आपके जैसे लोग हैं बाहर, लेकिन वो बहुत कम हैं पाकिस्तान में, बहुत कम। मैं जहाँ पढ़ी हूँ, मैं बता सकती हूँ कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं तो हालाँकि उस टाइम पे मैंने ये अनाउंस भी नहीं किया था कि मैंने इस्लाम छोड़ा हुआ है या मैं एक्स मुस्लिम हूँ। लेकिन मेरे क्योंकि व्यूज़ डिफरेंट होते थे, मैं बहुत लिबरेटेड थी, तो मुझे तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। और अभी भी मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे साथ वो लोग, जो मेरे साथ पढ़े, जब मैं उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी या मैं उनके साथ वर्क करती थी हॉस्पिटल में अपनी वर्क प्लेस पे, जो मेरे साथ सलाम दुआ भी करते थे, जिनकी मैंने हेल्प की, जिन्होंने मेरी हेल्प की, अच्छे ताल्लुकात थे, उनको जैसे ही पता चला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, उन्होंने उठा के मुझे ब्लॉक किया। उन्होंने उठा-उठा के मुझे नेगेटिव, और वो ऐसे लोग नहीं थे कि जो बिल्कुल जाहिल हैं, बिल्कुल गँवार हैं, जो बैठ के लोगों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे। पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं। उनकी नज़रें बदल गई, उनकी बात करने का स्टाइल, उनकी चीज़ें बदल गई। उनमें से मेजॉरिटी ने तो मुझे ऐसे ब्लॉक कर दिया उठा के, कि मैं मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं ये आके कहूँ कि मैंने इस्लाम छोड़ा। तो अब हम भी तो अगर भाग रहे हैं एक्स मुस्लिम्स, तो वो किसी वजह से भाग रहे हैं ना। हम कोई हिंदू तो नहीं थे, मैं हिंदू तो नहीं हूँ। हाँ, मुझे वो लोग कह के वो चढ़ा तो नहीं सकते कि मैं काऊ डंग या मैं ये कुछ ऐसा खाती या मैं कुछ ऐसा करती हूँ। मैं तो मुस्लिम ही थी, मैंने ठीक है इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन मैंने लोगों के रवैये देखे। मेरे साथ अभी ये जब एक चीज़ हुई कि ये टीएलपी वालों ने एक वो फतवा कोई ऐसी चीज़ निकाल दी, ठीक है? तो मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। मेरे बहुत करीबी जानने वाले कुछ लोग अभी बाकी भी थे जो मुझे फ़ॉलो कर रहे थे, किसी ने कोई ऐसा नहीं। एक होता है चलो ठीक है आप डर रहे हो कि आप कमेंट नहीं करना चाहते पोस्ट के नीचे, आप अपनी प्रेज़ेंस नहीं शो करना चाहते कि आपका मुझसे कोई ताल्लुक है। आप प्राइवेटली मैसेज तो कर सकते हो ना, आप ये तो कह सकते हो कि यार ये जो ऐसे किसी ने फतवा निकाला है टीएलपी ने, या ये जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ये गलत है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ये इस्लाम नहीं है। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये जो इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है, देखिए सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले या पूरी तरह टेररिज्म करने वाले लोग चंद होते हैं। लेकिन मसला ये मुसलमानों का कि वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। जैसे एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है जो मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ठीक है आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहे, ठीक है आपका हक है आप उठाओ, आप मुसलमान होने के नाते उठा रहे हो या आप ह्यूमैनिटी के लिए आपकी मर्ज़ी। अब जो सूडान में हो रहा है, वहाँ जो इस्लामिस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ के नाइजीरियन, जो वहाँ के लोगों क्रिश्चियंस के साथ, उसपे वही लोग जो दिन रात मेरी अपनी फॉलोइंग में थे, जो मेरे अपने जानने वाले, पर्सनल जानने वाले हैं, जो उनके लिए आवाज़ उठाते फ़लस्तीन के लिए, वो सूडान के लिए बात ही नहीं कर रहे। वो बिल्कुल खामोश है। अब मैं जब पोस्ट डालती हूँ, तो ये प्रोपेगेंडा है, ये एजेंडा है, ये तो मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने के लिए एजेंडा है। तो ये चीज़ें बहुत नज़र आती हैं, ऑब्वियस होके। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार जब ये इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे ना, जब देखिए अगर मैं एक गलत काम होता देखूँगी, ठीक है मैं इस्लाम पे तनकीद करती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी मुसलमान के साथ ज़ुल्म होता देखूँगी, तो मैं आवाज़ उठाऊँगी। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाती तो इसका मतलब कि मैं कोई सही एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं मेरे अंदर सिर्फ़ नफ़रत है, या मैं जो है एक तरफ तो उठा रही हूँ शायद हिंदूज़ के लिए या एक्स मुस्लिम के लिए आवाज़ उठा रही हूँ या ऐसे लोगों के लिए, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही जहाँ उन पे ज़ुल्म हो रहा है। तो इसका मतलब कि मैं ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचती। लेकिन मैंने मुसलमानों में ये पक्की चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि फ़लस्तीन का मसला होता है तो वो आवाज़ उठाएँगे। लेकिन अगर वो आपको पर्सनली भी जानते हैं,
पर्सनली भी जानते हैं, मुझे खुद याद है कि जब ऐसे ये फतवा निकला उसमें बकायदा अहदीस कोट कर दी कि जी ये तो सजा है, मुर्तिद की सजा है कि उसका एक साइड का हाथ काटो, एक साइड की टांग काटो, और ये पूरी अहदीस उन्होंने लिख दी है फतवे में। अब कोई और मुसलमान हो, इतने सारे लोग थे ना जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे शायद जानते हो, मेरी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े, किसी ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है। अब उसपे आप जब चुप हो जाते हो ना, और आप जब खामोश होकर बैठ जाते हो और आपका वो खत्म हो जाता है प्रोटेस्ट और सारा कुछ, तो फिर हमें यही लगता है कि भाई इट मीन्स कि आप उन्हीं का साथ दे रहे हो। हाँ, आप मॉडरेट एक ड्रामा, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हर कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना, जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, वो सुसाइड जैकेट पहन के क्राइम करने वाले तो कम ही होंगे। ज़ाहिर बात है लोगों को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, लोगों की फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन जब आप उसी टेररिज़्म को, उस चीज़ को सपोर्ट करते हो या सपोर्ट नहीं भी करो, उस मामले में आप खामोश होके बैठ जाते हो, अलग-थलग होके बैठ जाते हो और आप वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और समहाउ आप ये बिलीव करते हो कि हाँ ये हो रहा है तो ठीक है, हमें क्या होता रहा। या आप ये सोच लेते हो कि शायद वो नॉन मुस्लिम है, हाँ वो मर रहा है, उसके खिलाफ फतवे निकले, उसके खिलाफ कुछ भी निकले, वी डोंट केयर। तो हम तो यही अज्यूम करेंगे ना। तो मैं इस हवाले से कह रही हूँ कि ये कुछ चीजें मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा, वक्त के साथ चीजों को चेंज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, इस्लाम हाईलाइट इसलिए हो जाता है कि मुस्लिम्स अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर रहे। सारे ही मज़ाहिब में ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, जो आज के हिसाब से, आज का जो दौर चल रहा है उस आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते उन चीज़ों को। इवन क्रिश्चियनिटी में ऐसी चीज़ें, लेकिन वो ऑब्वियस इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी सारी स्टेट सेकुलर है। लोगों की वैल्यूज सेकुलर हो चुकी हैं, लोग अपने आप को रिफॉर्म कर चुके हैं, उनका मतलब वो रिलीजन, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ क्रिश्चियनिटी में भी तनकीद करती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। मेरे आस-पास रहने वाले, मेरे साथ काम करने वाले सारे क्रिश्चियंस हैं। नहीं उनको फ़र्क पड़ता। हाँ, लेकिन अगर मैं यही काम बैठ के किसी इस्लामिक कंट्री में या इवन मैं किसी वेस्टर्न कंट्री में बैठ के ऐसी जगह ये करूँ जहाँ मेरे आस-पास मुसलमान हैं, मुझे नहीं पता कौन मुझे स्टैप कर देगा। तो ये अच्छा कुछ चीज़ें रीशा, ऐसी हैं। आपके साथ जो भी हुआ अरीशा, एक तो सवाल है मेरा। जी, जी। आपने ये क्यों कहा कि मैं ठीक है, मैं काव डंग नहीं खाती? हुँ। नहीं तो ये सुनाई जाती हैं बातें मुसलमानों की तरफ से। मेरा मेरा पूरा भर जाता है। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैंने एक देखें, वीडियो नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं हुँ, कि मेरे नजदीक, मैंने खुद गोए की थापियां कहते हैं, हुँ, ठीक है, कि जो भैंस है या गाय है, कि वो जो हकती है उससे गोए की थापियां, तो मैंने खुद गोए की थापियां लगाई तो नहीं है, लेकिन लगी हुई गोए की थापियां उतार के अपने दादा के हुँ। लिए हुक्का बनाया हुआ है। तो देखिए, मैं वो जो गाय की डंग आप जिसको कह रहे हैं, उसको हम थापी कहते हैं, गोया कहते हैं हम उसको जी, पंजाबी जी, में। जी। तो मैं गोए को पकड़ के उसकी चूल्हे में उसको जला के अपने दादा के लिए हुक्का बनाया करता था। तो मेरे हिसाब से अगर कोई काव डंग खाए, वो उसकी मंशा है, उसकी अपनी सोच है। अगर वो उसको रिस्पेक्टेबल समझता है, तो मेरे लिए भी वो रिस्पेक्टेबल है। वो उसका अपना एक फेद है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कावडंग कोई नहीं खाता है, सब ये अफवाहें उड़ाई हुई हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, अगर खाए भी तो मैंने खुद अपने हाथों से गोए की थापियां, मैं कह रहा हूँ कि जी, मतलब अगर मैं खा भी लेता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने गोए की थापियां जो हैं वो लगाई नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, एक तरफ अभी अरीशा जितनी भी बातचीत कर रही हैं वो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं साथ ही ये कह रहा हूँ कि देखें, हम एक ही, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही मेज के अंदर हम फंसे हुए हैं। मेज से मेरी मुराद है कि एक ही भूल भुलैया के अंदर हम फंसे हुए हैं, और इधर से निकल के मैं आ जाता हूँ, उधर से निकल के कोई और आ जाता है, उधर से निकल के, तो आई डोंट नो। लेकिन मेरे ज़हन में एक और बात आई जो अरीशा की बातचीत में सुन रहा था, और उससे मुझे यह है कि अ, थोड़ी सख्त बात है, लेकिन जब तक हम इसको करेंगे नहीं, मेरे ख्याल में हम जो इस इलाके के सारे लोग हैं, अब भले ये कॉलोनियल मसला है, भले ये कोई और मसला है, या इसने शिद्दत पकड़ी है जब हम कॉलोनाइज हुए, हम एक दूसरे को, हम अपने आप को ना दूसरे से ऊंचा समझते हैं, उससे सुपीरियर समझते हैं, या दूसरे को, अगर मैं इसको जरा ज्यादा सही कहूं पंजाबी स्टाइल में, यार हम दूसरे को नीचा समझते हैं। हम समझते हैं कि जी शायद वो जो है वो मुझसे जो है ना कम तर है।
तो एक मेरा ख्याल में मसला ये है, ये जो रिलीजन का है, और दूसरा मसला मेरा ख्याल में ये जो कॉलोनाइजेशन का है कि वो ये है कि जी मैं शायद सुपीरियर हूँ या मैं जो है वो दूसरा मुझसे कमतर है। तो आई डोंट नो, लेकिन मेरी मेरी समझ के मुताबिक रवैये इंसानों के एक जैसे हैं। गुर्बत मसाइल बढ़ाती है, ये जो हार्ड लाइन है रिलीजन की वो मसाइल बढ़ाती है। अरीशा अपनी जगह पे ठीक बात कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कि भाई आप उधर क्यों फोकस कर रही हैं? आप अपनी जिंदगी जिए, अपना काम करें। वो लोग खुद, वो जिस तरह उसने लिखा था ना एक किताब में कि जी वक्त जो है वो खुद इंसान को वो चीजें सिखा देता है कि जो उसको लॉजिक नहीं सिखा सकती। तो एनीवेज, बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया। मुझे तो सर आउट पास, जरा फौजी आदमी हूँ, लिमिटेड मिला हुआ है। बेगम ने कहा था कि तू जा, वो मुझे फिर कहती है तू जा, बस यही काम कर तू, ठीक है, स्पेशली जब उसको पता चले कि जी मुझे तो इसलिए मैं तो आप वो उनकी बात एक्सेप्ट कर लें, आप सिर्फ यही काम करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। लेकिन मेरी जो समझ है उसके मुताबिक, अगर आप, वो जैसा शर्मा जी ने कहा कि अगर आप मसले को छोटा करें ना, तो बस वो अंडे वाला मसला है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो जनाब कायनात गिर के ये हो गया, वो हो गया, जो मर्जी है इसके अंदर गुब्बारे में हवा भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, आपसे दूर नहीं होगी। लेकिन आखिर में एक सवाल कि क्या हम सब भी हिस्सा डाल रहे हैं जिस बात के ऊपर हम तकरार कर रहे हैं, बाय मतलब सिलेक्टिंग दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन? क्या कोई और टॉपिक्स हैं जो हम इन पे बात कर सकते हैं? है ना, तो मेरे लिए ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई और कौन से टॉपिक्स हैं, मतलब कोई क्या क्या हम कॉमन हिस्ट्री पे बात कर सकते हैं क्या, मतलब जो, या मैंने अभी तक ये टॉपिक नहीं सुना कि 25 साल हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो गए। अभी तो मैं कहूँ ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो इधर से हिंदू ही मुझे पकड़ लेंगे, चलो मैं मुसलमानों को ना उनकी साइड लेता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हिंदू मुझे से पकड़ लेंगे, कैसे तुमने कहा हिंदू मुस्लिम भाई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा था तो वो कैसे कह दिया था। और दूसरा, अरीशा के लिए क्वेश्चन ये है कि अगर रिफॉर्म ना हो तो आगे कैसे बढ़े। देखिए ना जी, सऊदीया में रिफॉर्म नहीं है, मतलब बाकी मुस्लिम, क्या वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान की डिक्शनरी से निकल जाते हैं। अब अगर वहां पे वो मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, लड़कियों को सब कुछ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं आ रही मेजर साहब की, पता नहीं। तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हमें ठीक से आ रही है। अच्छा, तो भारत, मेरी 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 ये है मुझे कि आवाज आ नहीं रही, तो मैं दोबारा ज्वाइन करूं फिर? हाँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आरिशा जी, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, हमें ठीक आ रही है मेरे साथ की आवाज। एक सेकंड। वो फौजियों की तरह ना, जाना मैंने था और चले सारे गए, ठीक है सर, तो बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर डॉक्टर साहब। आप तो दोनों वेले हैं, रिबाहा भी और आप भी, ठीक है। आपने वेले कर दिया, अच्छा आपने देखा सच्चे रिश्तेदारों की तरह जलील करके जाना होता है आपने। भारत भाइयों, मेरे हिसाब से ये पोल्यूशन का कुछ करें, ये फिर अक्टूबर आ गया है, गले खराब है। हमारी अगली टॉपिक ये होगी कि मुश्तरका या कॉमन हिस्ट्री है या नहीं है, और पाकिस्तान का कल्चर और भारत के कल्चर में क्या सिमिलरिटीज है। अरीशा जी से प्रश्न पूछा था मेजर साहब ने, आप सब एक एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा, क्योंकि मेजर साहब का आउट पास ऑलरेडी रेड सिग्नल पे आ चुका है और बेगम ने उनको हटा देना है, तो प्लीज लेट्स बी रिस्पेक्टफुल। मरवाई दिया ना, बस ऐसा अच्छा दोस्त वो होता है कि आखिर में सारा इल्जाम, मतलब तोपें सीधी करवा के उसने कहा देख और कोई मेरे लायक खिदमत, चलो वो आग भी तो लगाना होता है ना। अच्छा, आपके लिए आरिशा जी, मेजर साहब ने क्वेश्चन पूछा था, मेजर साहब वो क्वेश्चन आप दोबारा पूछ दे आरिशा जी से तो उनको याद आ जाए। क्या आपने बोला क्या रिफॉर्म नहीं हुआ सऊदी अरबिया, तो क्या आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसा कुछ आप? नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, एक राय ये है कि जी रिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक राय ये है कि जी रिफॉर्म है। मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत कंक्लूसिव ना रहे अपनी ओपिनियन के अंदर, कि भाई बीच में गुंजाइश रखें कि कहीं अगर आपने वो उसके ऊपर, लेकिन वो देखे ना जी, मैं तो वापस अपने उस उर्दू के टीचर पे जाता हूँ जिसने कहा था कि जी मैं 7th क्लास में था डॉक्टर साहब, तो उसने पढ़ाते पढ़ाते कहा, वो उर्दू की तशरीह कर रहे थे, कोई उर्दू का सबक था, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखो
वो डॉक्टर इस्लाम अफरीदी था, दरा नमखेल से उसका ताल्लुक था, बिल्कुल ट्राइबल था। और इस्लाम अफरीदी का दाखिला इस तरीके से हुआ था कि वो इतना नालायक था कि एडमिशन टेस्ट में किसी पर्चे में उसका 1 मार्क भी नहीं आया। और उसके वालिद साहब प्रिंसिपल के पास गए, बड़ा अच्छा बोर्डिंग स्कूल था। उन्होंने कहा आपने मेरे बेटे को दाखिला नहीं दिया, तो उन्होंने पेपर्स मंगवा लिए। उन्होंने कहा शायद कहीं कोई गलती होगी है। जब चेक किया तो उन्होंने कहा आपका बेटा तो हर पर्चे में 0/0 है। उन्होंने कहा मुझे पता है। तो उन्होंने कहा फिर उसको कैसे दाखिला दूं? उसने कहा इतना नालायक है इसीलिए तो तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं मारा। तो वो प्रिंसिपल बड़ा अच्छा था, उसने कहा कि यार वैसे इसने लॉजिक बड़ी अच्छी दी है, उसने इस्लाम अफरीदी को दाखिला दे दिया। तो इस्लाम अफरीदी ने कोई उर्दू का सबक पढ़ा और हमारी टीचर ने यह कहा कि देखो इस दुनिया में एक दुनिया नहीं है, हर शख्स की अपनी एक दुनिया है। ये टीचर ने अपनी इसके ऊपर फलसफा झाड़ा और जनाब हम बाहर निकले और इस्लाम अफरीदी जाहिर है हमने सबसे लाइक था। उसने कहा मड़ा ये क्या पागल आदमी है, ये कह रहा है हर एक की अपनी एक दुनिया है। तो तेरी कितनी दुनिया है? मैंने कहा मेरी तो एक ही है। उसने कहा मेरी भी एक ही है। एक और ने कहा मेरी भी एक ही है। हमने कहा ये बड़ा ये पागल है कि ये वैसे ही कह रहा है कि जी हर शख्स की एक दुनिया। लेकिन वक्त गुजरा सर, आज हम इस उम्र में पहुंच गए हैं और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने हाय की है वो एक दिल जले की तरह, तो इसी तरीके से अभी हमें भी समझ आ गई है कि इस दुनिया में हर शख्स की अपनी एक दुनिया। तो एनीवेज टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आरिशा जी को 1.5 मिनट दे देते हैं, वो अपनी बात कह लें, उनका नाम लिया जी गया प्लीज। और उसके बाद हम वी विल कंक्लूड इट। अच्छा देखिए पहले जी 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 आप बोलें। जी, जी, पहले मैं उस चीज़ की थोड़ी वज़ाहत कर लूँ, यही जो काऊ डंग वाली बात है, ये खुद पाकिस्तानी करते हैं। मैंने एक वीडियो बना ली छोटी-सी, जिसमें मैंने सनातन धर्म की तारीफ़ कर ली, तो नीचे यही अज़्यूम हाँ, तुम तो गाओ डंग, तुम तो जाके हिंदू हो जाओ, ये है, वो है। तो ये एक हेट है, एक अजीब-सी, और ये सिर्फ़ वहाँ पे नहीं है। आप कोई बच्चा अगर मुसलमान है, वो इस्लाम छोड़ दे, तो उसके लिए भी वैसी ही हेट है। ख़ैर ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर रिफ़ॉर्म ना हो, तो फिर चीज़ें कैसे चेंज होंगी? तो चीज़ें बड़ी चेंज करना मुश्किल है। ठीक है, आप लोगों को एजुकेटेड करेंगे, लेकिन फिर अगर एक माइंडसेट किसी का बन जाता है, तो मैंने तो बहुत एजुकेटेड लोग ऐसे देखे हैं, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट उनका माइंड रहता है, कुछ भी कर लो, वो तालीम ले लें, वो पीएचडी कर लें, और अगर उनको डिल्यूजनल रहना है, तो वो रहते हैं। जो एक बात है पाकिस्तानियों की कि वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। उनको लगता है कि जी हम मुसलमान हैं, तो हम ही हर चीज़ में बेस्ट हैं। मतलब एक अगर हारी हुई वॉर भी है तो वो उसको भी समझेंगे कि हमने जीते ही हैं। एक मतलब अजीब सा उनका ऑब्सेशन है कि उनको ये है कि भाई आप अगर मुसलमान हो तो बस आप ही सब कुछ हो। आप गलत हो ही नहीं सकते। तो वो ना आप रिलिजन पे क्रिटिसिज्म कबूल करते हो, ना आप किसी और चीज़ में। जब आप क्रिटिसिज्म ही कबूल नहीं करोगे अपने ऊपर, अपने कंट्रीज़ पे या अपनी पॉलिसीज़ पे या रिलिजन पे, तो आप रिफॉर्म कैसे करोगे? और फिर अगर आप रिफॉर्म नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये मेरे ख़्याल से बड़ा ज़रूरी है मुसलमानों को रिफॉर्म होना उनकी अपनी बेहतरी के लिए। क्योंकि आप दुनिया के साथ फिर आप कैसे चलोगे? आप उल्टा ये कोशिश करते हो, आप जहाँ जाते हो आप चाहते हो कि दुनिया वैसे पीछे चली जाए, रिवर्स हो जाए हर चीज़। तो अब क्या कर सकते हैं? ख़ैर लेकिन मुश्किल है, उसके बगैर आप कैसे करोगे? एक एक बात है, चलिए ठीक है आप चीज़ें चेंज भी करते हो। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है आपने टीएलपी को बैन कर दिया, लेकिन जो टीएलपी की सोच है वो उसके लोगों से हटी है? नहीं है। आज भी अगर मॉब लिंचिंग होती है, किसी को गुस्ताखी के नाम पे मारा जाता है, तो बहुत कम लोग हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं। अभी भी आप मेजॉरिटी पाकिस्तान से पूछेंगे, वो कहेंगे सलमान तासीर का कत्ल सही हुआ था। आम आम बंदा कहेगा। उस सोच को आप कैसे चेंज करोगे? उस सोच को चेंज करने के लिए रिफॉर्म करना ज़रूरी है, और वो सिर्फ़ एजुकेशन से नहीं होगा, वो आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा रिलिजन पे क्रिटिसिज़्म, इन चीज़ों को, क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा आम करना पड़ेगा। उसके बगैर वो नहीं होगा, वरना आप लोगों को पढ़ा-लिखा लें, आप कुछ भी कर लें, आप उस आम सोच को कैसे खत्म करोगे? आप 100 यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़्म की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन पे आप बैन लगा दो। लेकिन जब तक आप एक कॉमन इंसान का दिमाग नहीं चेंज करोगे, रिलिजन को लेकर, उनके ज़हन से ये सिर्फ़ रिलिजन से ऑब्सेशन उनका हटाओगे नहीं, तो वो चीज़ें नहीं तब्दील होंगी। अगर आज वेस्ट तब्दील हुआ है, तो वो इस वज़ह से तब्दील हुआ है कि वो लोगों का ख़त्म हो गया क्रिश्चियनिटी के ऊपर ऑब्सेशन। एक प्रिंटिंग प्रेस ने आके क्रिश्चियनिटी को एक तरह से हटा दिया। फिर उसके बाद ये जो स्टेट से अलग हुआ है उनका रिलिजन, उसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ा चेंज जो है वो पॉसिबल है। जी, जी। मेजर साहब आपका लास्ट 1 मिनट, फिर रिबाज जी आपका 1 मिनट और मेरा उसके बाद 15 सेकंड, एंड देन दैट विल बी द एंड ऑफ द शो। नहीं वो मेरी तो क्या उसे कहते हैं ख्वाहिश तमाम होगी ना वो आप तो मुझे पागल कहते ही कहते हैं, लेकिन आज वो अरीशा ने भी फिर आखिर में ये कह दिया कि देखो तुम हो तो पागल
तो वहां पे मैं तो इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि यहाँ जी कैचअप मेरी करूंगा, किसी ने मेजर साहब को पागल नहीं कहा है आज तक। मेजर साहब ने सबके मुंह पे नहीं, उंगली मारी है। ओहो, जा रहे दे। तो वो तो मैं तो उसके ऊपर आ गया। लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ मेजर कि साहब, मैं अगर 10 लाख सेकंड लूंगा आपका। हमारे यहाँ इसको कहते हैं, जो मेजर साहब कहते हैं, येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो ये अपने आप को येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात हो गई है। मेजर साहब, आपको कोई पागल नहीं कहता, बल्कि हमें दीवाना कहते हैं। अच्छा सुने, तो मैं ये कहूंगा कि अगर लार्ज पॉपुलेशन ये समझती भी है कि जी सलमान तासीर साहब का कत्ल जो है वो ठीक था, तो बस ठीक है। उनकी मेरे मेरे हिसाब से उनकी अपनी एक चॉइस है। क्यों? कि मेरे मेरे हिसाब से अगर आप समझते हैं कि लोगों में आप अपनी कोई तब्दीली लाना चाहते हैं या उनको बेहतर करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि आपने रोशनी देख ली और वो रोशनी आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, तो आप बस सिर्फ अपने अमल से दिखा सकते हैं। और जिसने समझना होगा वो खुद ब खुद रोशनी को पहचान लेगा। प्लेटो की एक बड़ी मशहूर वो जो है वो केव वाली कहानी है कि मैं फिर अभी लंबी कहानी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन उसमें ये है कि वो कहता है कि जो रोशनी देख लेता है, वो लोग केव में होते हैं और मतलब फिर उसके बाद एक ऊपर जाता है केव की और वो रोशनी देख लेता है। तो इंसान का एक मसला ये है कि जब वो रोशनी देख लेता है फिर उससे फिर वो वापस नहीं आता। वो वो फिर जो है ना वो फिर कायम हो जाता है उसके ऊपर। यही इंसान की इंटेलेक्ट है, ये उसकी खूबी है, ये उसका बड़ापन है। तो एनीवेज मैं ये समझता हूं कि मेरे हिसाब से जो जो देखने वाले हैं यहाँ पे तो सारे समझदार हैं ना, और मैं मतलब मैं मेरे मेरे अलावा बाकी सब समझदार हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मतलब और कौन सी बातें हैं कि जो की जा सकती हैं, मतलब और कौन सी चीजें हैं कि जो वो की। ये बहसें मेरे हिसाब से, मेरी तो उम्र इसमें गुजरी और ये सारा कुछ किया, लेकिन इफ आई लुक बैक तो मेरे हिसाब से ये बहसें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारा कुछ और पढ़ना चाहिए था, पर्शियन सीखनी चाहिए थी, हिंदी सीखनी चाहिए थी, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें और करनी चाहिए थी। तो लेकिन बहरहाल हमारा टाइम तो निकल गया। लेकिन जो नौजवान लोग हैं यहाँ पे ये सब कुछ, तो उनको चाहिए कि वो इन बातों को सोचें, देखें। अब तो आज वो गूगल की अनाउंसमेंट थी कि जी क्वांटम कंप्यूटिंग में उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इट इम्प्लाइज कि एज इफ के क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो अवेलेबल होगी आपको और मुझे। तो अब वो कौन सी दुनिया में है? मतलब उसको मैं कहूँ ना कि देख बात सुन, ये काउडंग तो ये इस्लाम तो फिर रिफॉर्म तो फिर ये, कहेगा भाई तू कहाँ से आया है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या तू बातें कर रहा है। मतलब ठीक है, डू व्हाटएवर यू लाइक। तो लेकिन मेरे मेरे हिसाब से सोशल प्रेशर्स भी लोगों पे बहुत होते हैं। लोगों को एक उम्मीद चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होती है। और अगर हम समझते हैं कि जी हम ज्यादा समझदार हैं, वो सब कुछ हैं, तो हमें वो ऐसा खूबसूरत गीत गाना चाहिए कि आपको फिर कायल करने की जरूरत ना पड़े। मतलब वो गीत सुने, ये बुल्ले शाह को, मियां मोहम्मद बख्श को, बाहू को आप पढ़े ना जी, तो वो हिंदुस्तान में सिख भी गाते हैं, बाकी भी सब गाते हैं, तो उनको किसी मार्केटिंग की उसकी जरूरत नहीं थी। तो एनीवेज थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। तो बड़ी माजरत, लेकिन ये है कि ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। और ये जो है ना सब ऐसे होस्ट हैं इसको कि जिनके पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मैं इसको सम अप कर दूं। रिवाज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी जी या सर शुड आई? आप जी सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, मैं सम अप इस तरीके से करूंगा मेजर साहब की। भारत ने कल 4000 किलो की सैटेलाइट को लॉन्च किया, अपने दम पे किया। और यही हमारी हिस्ट्री है, यही हमारा मुश्तरका कल्चर है, जिसको वो साइंस और टेक्नोलॉजी वेस्ट कहता है। ये हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि किसी ने आके उन आज़ादी के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए। हमें पूरा यकीन है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में भी कई इंजीनियरिंग कॉलेज बने होंगे, मगर वो आज तक एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाए। सैटेलाइट हमारी सोच में, हमारे डीएनए में है। जी, बोलने कुछ। सर ट्रंप साहब का 60 मिनट्स का इंटरव्यू सुनिएगा, आप हिल के रह जाएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। सुनिएगा। सुनिए ना, हम उनका 6 ऐसी मिनट का बातें नहीं सुनेंगे वो। मेजर साहब ऐसी बातें नहीं सुनेंगे वो। नहीं सुनेंगे सुनेंगे, मैं वैसे शरारत हम ट्रम्प साहब का 6 मिनट का ही सुन के हिल जाते हैं नीचे से ऊपर तक।
और उसके बाद उसको रोकने में जो हिल रहा होता है वो अगले 60 मिनट लग जाते हैं। तो आपके मोदी साहब ने तो जनाब महफिलों में जाना ही छोड़ दिया है, ना वो यूएन में जाते हैं, ना एपेक में जाते हैं, ना कहीं और जाते हैं। वो तो ना आसियान में गए। हम जहाँ खड़े होते हैं महफिलें वहीं लग जाती हैं। बाकी सर टेक केयर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा वाइंड अप तो हो जाने दीजिए यार, मतलब ये वाइंड अप नहीं होने लगा सर, ये वाइंड अप जो है ना ये ढकोसला है जिसके चक्कर में आपने मुझे सुना दिया। 3 बार आपने, एक बार बेला कहा, एक बार आपने पता नहीं क्या काउडंग वाला कह दिया, तीसरी बार आपने पता नहीं क्या कह देना है। तो मैं इसको इस तरीके से समझ करूंगा कि डिस्कशन होने बहुत जरूरी है और बाकी बातों पे डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो इश्यूज हैं वो वाकई में हम दोनों देशों के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं और पाकिस्तान को इसको सोचना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान एक टुमल्टुअस जोन से गुजर रहा है। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान एक अच्छा देश बने, सब कोई मेजर साहब बने, मगर मेजर साहब की जनसंख्या बहुत कम है। रिवाज घूम फिर के बस आप इसी पे आते हैं कि देखो तुम पागल हो, तुम बड़े हो। मैं कह रहा हूँ मेजर साहब बने तो कह रहे हैं पागल हो। मैं कह रहा हूँ सब मेजर बने, लेकिन दिक्कत है आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर करे, मुझे उस पर हंसी आती। ठीक है, पाकिस्तान को नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मैं आईने में ना अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी हिंदुस्तान को चाहिए वो बेहतर हो, और हिंदुस्तान मुझे कह रहा है कि देखो तुम्हें चाहिए कि तुम बेहतर हो। देखिए ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, भारत को कंपेयर नहीं करना। ओके सर, ठीक है डॉक्टर साहब, ओके समझ आ नहीं गई किया आप लोगों ने यार, कौमुल काफरीन को 3 लोगों ने मिलकर दबा दिया यार, हद हो गई यार। खैर चलिए डॉक्टर साहब कंक्लूड करें, जो दिल में आए बेशक आप कहें। नहीं, अब मेरे दिल में गाने वो लास्ट में गाना आ रहा था, वो गाना भी आपने गायब कर दिया है। खैर मेजर साहब, आपने अपने इतने कीमती समय से, इतने बिजी शेड्यूल से, फैमिली के टाइम से जो बहुत प्रीशियस होता है, हमारे लिए समय निकाला। हम बहुत बहुत इसके लिए आभारी हैं। आपके परिवार वालों को मेरा सादर नमन है कि उन्होंने आपका 1 घंटा दिया हमें। आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली ऑलवेज मैटर्स। रिवाहा जी, थैंक यू सो मच। आपने एकदम कुछ नहीं बोला, आके खाली बैठी रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरिशा जी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी एनालिसिस दी जिससे कि मैं काफी हद तक प्रभावित हूँ, और आशा करते हैं कि हम दोनों देश अपनी हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और आने वाले 50 सालों में हम ये बहस नहीं कर रहे होंगे कि आखिर समस्या क्या है, बल्कि ये बहस कर रहे होंगे कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। एंड आई होप मेजर साहब उसको लीड करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे हाफिज सईद ज्यादा दिख रहे हैं पाकिस्तान में, मेजर रजा 1-2 दिख रहे हैं, तो अब आई होप इनकी संख्या बढ़ेगी। जी मेजर साहब, तो थैंक यू वंस अगेन। जी आप बोले, आप गाली देके जाएं जी। नहीं, मैंने जो कहा है कि आप जो दिल है के खुदा हाफिज। नहीं, आपके मन में त्रिशूल चल रहा है जो आप मुझे लगाना चाहते हैं, आप बोल के जाए। तो वंस अगेन मेजर साहब, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं कहीं कमेंट पढ़ता हूं जो आपके लिए अगर अच्छा नहीं लिखा होता तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत बेहतरीन वैल्यूज रखते हैं, बहुत बेहतरीन बातें करते हैं, एंड पाकिस्तान मस्ट लिसन टू यू, एंड आई होप दे डू। और इसी के साथ, इसी गुड नोट पे मेजर साहब, ईश्वर करे आप बहुत खुश रहें और ज्यादा अच्छा काम कर सकें, आपको वो मोर पावर टू यू सर। रिवाहा जी, आपका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपने मुझे बहुत, जो भी आज मैं हूँ उसमें आपका बहुत अच्छा, बस कर दे सर, बंद कर दे। और आरिशा जी, आप हम 3 बीमार का इलाज करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना कितना मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, स्टिल you found time for us, and we remain absolutely grateful for your precious time. Thank you everyone. I hope to see you again in some other episode. Keep watching Takshila Vidhi Talks with Abhishek, and Major Saab, if sometime you would invite me to your channel कुछ मस्करे करने के लिए, trust me, even मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का व्हाट्सएप पे ये पता है कि एक बटन है जिसको दबाते हैं तो वो फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सर नहीं करना चाह रहे।